Hello students, welcome to Biomentor's classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter work, energy and power. और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पावर. ठीक है, पावर के बारे में आज हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे. अब बेसिकली यदि हम लोग बात करें यहां पर पावर को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, तो भैया हम लोग कह सकते हैं पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क. कैसे बोल सकते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिस रेट से हम लोग कोई कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाती है बेटा? तो वो कहलाती है पावर या शक्ति, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी मीडियम. नाउ बेसिकली यहां पर हम लोग कह सकते हैं पावर को यदि मैं P से रिप्रेजेंट करता हूं तो हमारे पास में जो एवरेज पावर होती है वो आती है डेल्टा W डिवाइडेड बाई डेल्टा T. और इंस्टेंटेनियस पावर की यदि मैं बात करता हूं तो ये निकल के आती है dW बाई dt. dW बाई dt. तो W क्या है यहां पर? तो W है बेटा यहां पर आपका वर्क डन. अब सिंस वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहां पर हम क्लियरली कह सकते हैं पावर इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बोलो यस और नो. मैं मतलब बिल्कुल सही बात है. अब यहां पर यदि मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं तो मैं जानता हूं कि वर्क डन कैन बी रिटन एज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट. सो आई कैन राइट दिस लाइक डी बाई डी टी एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर अपॉन ये डी टी तो है ही है. मान के चलो यदि हमारे पास में ऐसा हो जाए कि एक फोर्स यदि कांस्टेंट हो जाए, इफ अ फोर्स इज कांस्टेंट देन आई कैन से दैट एफ वेक्टर डॉट डी बाई डी टी ऑफ एस वेक्टर. और डी एस बाई डी टी का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज. ये क्या है? डी एस बाई डी टी मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी. तो ये आपके पास में बन जाएगा एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर. मतलब यदि आपके पास में फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी आपको क्या देता है? इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस पावर को रिप्रेजेंट करता है. कौन? फोर्स एंड वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट आपको इंस्टेंटेनियस पावर यहां पर प्रोवाइड करता है. इस बात को आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है. अच्छा, अब हम लोग जरा इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं. तो यूनिट के बारे में जब मैं बात करूंगा तो देखो यहां पर वर्क डन की यूनिट होगी जूल, टाइम की यूनिट होगी सेकंड. तो हम लोग लिखेंगे जूल पर सेकंड. क्या लिखेंगे? जूल पर सेकंड, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वैट. WATT वॉट बोलना है, वैट बोलना है, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं. क्लियरली आई कैन से दैट 1 वैट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड. 1 जूल पर सेकेंड मतलब हम लोग कह सकते हैं एक वैट पावर को किस प्रकार से डिफाइन किया गया? यदि एक सेकंड में 1 जूल वर्क डन किया जाता है. if 1 joule of work is done in 1 second then we say that the power is 1 watt. अब जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर लोगे तो 10 टू द पावर 7 अर्ग पर सेकेंड भी इसी का मतलब है. इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल में काम आने वाली यूनिट है जिसे बोला जाता है हॉर्स पावर. एचपी का मतलब क्या है? हॉर्स पावर. और ये होता है आपका 746 वैट. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वैट. याद रखना कभी कभार मोटर वगैरह से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं तो उसमें बोल दिया जाता है कि भैया एक मोटर है जिसकी 1 हॉर्स पावर की मोटर है या 2 हॉर्स पावर की मोटर है, ऐसा कुछ तो भी बोला जा सकता है. तो इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए सवालों के लिए आगे बढ़ना है. चलो और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यहां से मैं कलेक्ट करता हूं, वो ये है इस वाले फॉर्मूला से. मतलब कैसे? तो देखो P बराबर मैंने लिख दिया है यहां पर, P बराबर मैंने लिख दिया है dW बाई dt बराबर है. अब मैं जानता हूं d बाई dt का मतलब क्या होता है? d बाई dt का मतलब होता है आपका स्लोप. क्या मतलब होता है? स्लोप से मतलब होता है. तो इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास में वर्क डन और टाइम का कोई भी ग्राफ है, यहां पे कोई तो भी रैंडम ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होगा दैट विल प्रोवाइड यू व्हाट? पावर. दैट विल प्रोवाइड यू व्हाट? इंस्टेंटेनियस पावर या पावर एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम जहां पर आपने स्लोप लिखा है. क्या ये बात समझ में आ रही है? एक और चीज मैं यहां से ये निकाल सकता हूं, वो कैसे? dW बराबर आई कैन राइट P डॉट dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आई विल गेट W बराबर इंटीग्रेशन P डॉट dt. अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहने वाला हूं कि भैया वर्क डन कैन बी डिफाइंड एज एरिया अंडर
पावर वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखो ये सवाल मैं करवा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको ये सारी चीजें लिखवा रहा हूं, क्योंकि देखो अब ये ऐसे रिलेटेड सवाल आप बहुत कर चुके हो, तो वही सवाल है बस। अब क्या होगा यहां पर, मतलब एक पावर और टाइम का ग्राफ दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा, वर्क डन पूछ लेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू श्योर? बस यही टाइप के सवाल यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, जिसको हम लोगों ने यहां पर पावर के बारे में थियोरेटिकली मैं बात करूं तो कुछ इतना ही यहां पर बन के आता है। अब हम लोग कुछ रिलेटेड सवालों को जरूर देखेंगे कि भैया और इसमें और कैसे कैसे टाइप के सवाल यहां पर बन सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक सवाल है, कैसे, एन इंजन लिफ्ट्स 200 किलोग्राम कोल from a 20 meter deep mine in 5 minutes find the power of इंजन। ऐसे टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे आपको बहुत सारे। अब डेटा ही बदलेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब देखो यहां पर एक बात समझ लीजिए, कैसे है सवाल का अप्रोच पकड़िए। क्या है, मान के चलो ये आपका ग्राउंड लेवल है और यहां पर आपका ये 20 मीटर गहरी एक क्या है, माइन है, खदान है। यहां से आपका एक इंजन है, इंजन की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, कोयला उठा रहे हैं ऊपर। और कितना कोयला उठा रहे हैं, तो भैया देखो यहां पर बहुत सारा कोयला रखा हुआ है। 200 किलोग्राम कोयला आपका 5 मिनट के अंदर में ऊपर आ रहा है। तो एक बात बताओ, आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सो यू विल हैव टू डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं पावर बराबर mgh अपॉन टी। कभी भी ऐसा सवाल आए, मतलब कोई भी चीज को उठाना है h हाइट पर, तो पावर mgh अपॉन टी डायरेक्टली अगली बार याद रखना। मास कितना है, 200 किलोग्राम का मास उठाया जा रहा है। g की वैल्यू 10 मान लीजिए। कितने हाइट पर, 20 मीटर की हाइट पर 5 मिनट के अंदर में, मतलब 5 और ये 60 क्यों किया, हम लोगों को सेकंड में आंसर चाहिए होता है, इस बात को ध्यान रखना। चलो अब यहां पर कैंसिलेशन करो, जरा सॉल्व करो, तो क्या होगा, 0 से तो ये 0 काट लीजिए, 5 से काटोगे तो ये 2 बार कटेगा, 2 से ये भी 3 बार कटेगा। तो यहां पर पावर आ रही है 2 दूना 4, 400 अपॉन 3 वैट। तो भैया ये इसकी क्या है, पावर है। किसकी पावर है, ये आपकी पावर है इंजन की। क्या ये सवाल आप समझ पाए हैं, यस और नो? और कैसे सवाल यहां पर पूछे जा सकते हैं? अब ऐसे ही हो सकता है कि इसी सवाल को हम लोग ऐसे बदल दें कि पावर दे दे और आपसे पूछ ले भैया कितना क्वांटिटी ऊपर उठाया जा रहा है। भाई पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। अब जैसे मान के चलो, आपको मालूम होगा कि गांव साइड में कुएं होता है, कुआं होता है, कुएं के ऊपर में भी एक इंजन लगा होता है। आपने सुना होगा 5 हॉर्स पावर का इंजन है, 3 हॉर्स पावर का इंजन है, 2 हॉर्स पावर का इंजन है, जो भी है, जैसा भी इंजन है। तो अब मान के चलो वैसा ही हम लोग एक सवाल यहां पर बना रहे हैं। हॉर्स पावर तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि 746 से कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी होगी, तो हम लोग सिंपल रहेंगे। मैंने मान के चलो एक क्वेश्चन लिया ऐसे कि मेरे पास में एक एन इंजन ऑफ 1 किलोवाट पावर, हमारे पास में एक इंजन है जिसकी पावर कितनी दे दी, 1 किलोवाट की पावर है। अब ये क्या कर रहा है, पंप्स आउट वाटर फ्रॉम अ वेल, एक कुएं से वो पानी को बाहर निकाल रहा है, विच इज 10 मीटर डीप, जो कि 5 मीटर गहरा, 10 मीटर गहरा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ पानी जो यहां पर बाहर निकाला जा रहा है इंजन के द्वारा, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो मैंने अभी आपको समझा दिया कि भैया जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो P बराबर mgh अपॉन टी पर आपको फोकस करना है। यहां पर एक पॉइंट और कमी रह गई है, वो ये है कि मैंने टाइम नहीं दिया है। फाइंड ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इतना ही छोड़ दिया। इसका मतलब ये कि आपको m/t पर फोकस करना है, मतलब मास पर यूनिट टाइम के बारे में बात करनी है। हाँ, यदि मैं बोल देता कि इतने समय में कितना पानी बाहर निकलेगा, तो वो भी सवाल बन सकता है। या फिर मैं कर देता हूं, चलो, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर पंप्ड बाय इंजन
इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में कितना पानी उसने बाहर निकाला है। तो अभी आपके सामने फॉर्मूला तो क्लियर हो चुका है, P बराबर का mgh अपॉन T। तो यहां से आप लिखोगे m बराबर आएगा P इंटू टी अपॉन G इंटू एच। तो भैया पावर देखो कितनी है, 1 किलोवाट है, मतलब आपने लिखना है, मैं इसको वहां पर लिख रहा हूं 1000 वैट इंटू टाइम कितना है 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब 2 इंटू 60 अपॉन जी की वैल्यू 10 और एच की भी वैल्यू है 10। तो यहां से आंसर कितना है, 2 जीरो 2 जीरो काट लीजिए, 6 दूना 12, 1200 किलोग्राम पानी यहां पर आ चुका है। अब ऐसा पॉसिबल है कि ऑप्शन में 1200 किलोग्राम ना दिया जाए, वो कोई दूसरी यूनिट ले सकता है। अब दूसरी यूनिट लेगा मतलब क्या है, अब यहां पर आपको एक बात पता होनी चाहिए भैया, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं वाटर के बारे में, एंड यू नो दैट, यू मस्ट नो दैट कि डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता होना चाहिए, वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मैं बोलूं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहां से इस फॉर्मेट में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वॉल्यूम पूछ सकता है, तो वॉल्यूम यहां पर कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आएगा कितना 1.2 मीटर क्यूब। मैंने डायरेक्टली निकाल लिया, आप निकाल के देख सकते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कैसे निकाला होगा। देखो मैं बता देता हूं, नीट के बच्चे हम लोगों को ध्यान रखना है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या ये बात समझ में आ रही है, मतलब सही बात है। तो वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो है मास अपॉन डेंसिटी से। तो हमारे पास में अभी जो मास आया है वो आया है 1200 किलोग्राम और डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की। सॉल्व कर लीजिए तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा 1.2 मीटर क्यूब। एक तो ये हो गया, दूसरा ऑप्शन हो सकता है वो लीटर में पूछ ले, तो लीटर का तो फंडा क्लियर है भैया, 1 किलोग्राम पानी, 1 किलोग्राम वाटर इज इक्विवेलेंट टू 1 लीटर पानी। तो आपका 1200 किलो पानी है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1200 लीटर के ही इक्वल होगा। वैसे ऐसे लीटर वाले किलोग्राम वाले कन्वर्जन केमिस्ट्री में ज्यादा पूछे जाते, लीटर एटीएम क्यूब, अरे याद है क्या कुछ ऐसा लीटर एटीएम में, अरे याद है कुछ ऐसा। यस, वही मैं बात यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये मैंने यहां पर आपको 2 सवाल भी रिलेटेडली यहां पर खत्म करवाए, और आगे बढ़ते हैं तो इसमें कैसे टाइप की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ सकती है, चलो उसके बारे में भी हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास में, लेट से कार ऑफ मास m, a car of mass m at rest accelerated या accelerates due to power P of engine, power P of engine, find velocity of car, find velocity of car as a function of टाइम। तो कुछ नहीं है, मैं आपको काइनेमेटिक्स की तरफ वापस से लेके आ चुका हूं, वही सवाल है। यहां पर मैंने क्या बोला है कि यहां पर एक आपके पास में कार है जिसका मास m है, वो रेस्ट पर है, वो एक्सेलरेट हुई है किसके कारण, इंजन की पावर के कारण हुई होगी, जो इंजन की पावर है P। तो आपको वेलोसिटी ऑफ कार बतानी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और भी मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, ये यहां पर आपको समझ में आना चाहिए। तो बोलो कैसे करोगे, तो भैया P बराबर आप जानते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। देखो मेरे दिमाग में यही तो बातें आनी चाहिए कि मैं किस प्रकार से रिलेट कर सकता हूं, मैं बोला सही बात है, P बराबर F इंटू वी। तो यहां पर V तो निकालना है, P भले ही आपको गिवन है, लेकिन फोर्स का क्या करोगे, तो फोर्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, बट आई कैन राइट P बराबर M इंटू A इंटू वी, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी में ऐसे लिख सकता हूं। क्या मेरा अब काम कुछ होते हुए दिख रहा है, मेरा काम तो अभी भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ए तो गिवन नहीं है। यदि एक्सेलरेशन ए गिवन होता तो P बराबर F बाई एम ए लिख देता था, लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए सवाल में पूछा है फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम लाना पड़ेगा। तो मैं टाइम कैसे लाऊंगा, m इंटू इसको लिख सकता हूं dv बाई dt इंटू वी। देखो कैसे लिख रहा हूं, इस अप्रोच को पकड़िए, बस कुछ नहीं है इसके अलावा। चलो अब यहां तक यदि अप्रोच में पकड़ में आ गई होगी तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आपके पास में आएगा कैसे, देखो P डॉट डी टी बराबर M डॉट वी डॉट डी वी। क्या ये बात सही है, पावर इज कांस्टेंट, यदि नहीं भी बोला है तो भी हम लोग मानेंगे क्योंकि फंक्शन तो गिवन नहीं है।
भैया कोई फंक्शन दिया है क्या पावर का टाइम के रिस्पेक्ट में? कोई फंक्शन नहीं दिया है, इसका मतलब पावर मस्ट बी कांस्टेंट। अब दोनों साइड में यदि मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन, पावर कांस्टेंट बाहर, एम कांस्टेंट बाहर। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो लिमिट कहां से कहां तक लगेंगी, 0 से लेकर के टी तक की। अब देखो t बराबर 0 पर क्या है, कार एट रेस्ट पर है, मतलब ये 0 हो गया, ये v आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, इधर में आएगा p और ये आएगा t बराबर m v स्क्वायर बाई 2। सो यहां से देखेंगे तो v स्क्वायर बराबर आएगा 2pt अपॉन m। सो मैं लिख सकता हूं v बराबर अंडर द रूट ऑफ 2pt बाई m। दिस इज माई आंसर ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दिस इज माई आंसर ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल चुका है, तो मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता हूं। अरे निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। ऐसा सवाल पूछ सकता है मेरे को, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकता। अब क्या करना है, v की जगह dx बाई dt लिख दीजिए। और अब मान लीजिए भैया t बराबर 0 पर आपका कार जो है ओरिजिन पे है, और सॉल्व कर लीजिए। एक बार इंटीग्रेशन ही तो करना है इसमें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर में। इस बात को ध्यान रखिए, दिमाग में बिठा लीजिए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आर यू श्योर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे देखो, अब मैं कार की चर्चा कर चुका हूं, तो मैं यहां पर आपको कुछ चीजें और बता देता हूं कार से रिलेटेड। वो क्या है कि कई बार है ना आपका सवाल बन जाता है स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल को लेकर के। मतलब कैसा सवाल बन जाता है, स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल को लेकर के। तो मान के चलो हमारे पास में लेट से यहां पर एक कार है, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास में कार है, इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से चल रही है। तो इस कार के लिए यदि मैं बात करता हूं, फॉर द कार मोमेंटम जो लिखा जाएगा, मोमेंटम के बारे में आपको मालूम है, संवेग, ये हो जाएगा m इंटू वी। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ एम वी स्क्वायर। क्या ये बात आप लोग समझदार हैं? इतना तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं भैया। अब मान के चलो ये कार यदि इनिशियली वी रफ्तार से चल रही है, यदि ये कार इनिशियली वी रफ्तार से चल रही है इस रोड के ऊपर, इस रोड के ऊपर इस डायरेक्शन में, अब मैं इस कार को रोकना चाहता हूं, ठीक है। इस कार को क्या करना चाहता हूं, रोकना चाहता हूं। तो व्हाट विल आई डू, आई विल अप्लाइड अ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब बेसिकली मैं बाहर से तो जाके रोकूंगा नहीं इस कार को, तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक्स अप्लाई करूंगा। मैं क्या करूंगा, ब्रेक्स अप्लाई करूंगा। और ये जो ब्रेक्स अप्लाई करूंगा तो उसके कारण यहां पर एक स्टॉपिंग फोर्स जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, स्टॉपिंग फोर्स जनरेट होगा। जो स्टॉपिंग फोर्स क्या करेगा, इस कार को एक्स डिस्टेंस चला के, मान के चलो यहां पर आके कार रुक गई, यहां पर आके कार क्या हो गई, रुक गई। तो मैं बोला ठीक है। अब सोचिए ये जो कार में जो स्टॉपिंग फोर्स मैंने लगाया होगा, क्या वो कंजर्वेटिव टाइप का है? नहीं। क्या वो नॉन कंजर्वेटिव टाइप का होगा? डेफिनेटली नॉन कंजर्वेटिव टाइप का ही फोर्स होगा। ऐसा मान लीजिए फ्रिक्शन के कारण कार रुक गई, ऐसा मान लीजिए। भाई समझ में आ रही है ये बात? ओके, तो मैं इस केस में कह सकता हूं कि भैया ये जो फोर्स है इट विल डू सम वर्क एंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो मैं बोल सकता हूं कि द वर्क डन विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने बोला सही बात है। अब यदि मुझे वर्क डन की बात करनी है तो सोचो वर्क डन कितना लिखा जाएगा। तो वर्क डन लिखा जाएगा, बेटा यहां पर एक चीज मिसिंग है, फाइनल 0 है, माइनस का हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी है। तो ये आ गया वर्क डन। अब वर्क डन को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं तो वो आएगा वर्क डन विल बी इक्वल्स टू स्टॉपिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल। तो कितना है 180। देखो ये फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो माइनस आएगा। तो ये वाला जो वर्क डन आएगा वो आएगा माइनस का एफ एक्स। दोनों को यदि मैं इक्वेट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एफ इंटू एक्स बराबर आपके पास में हाफ एम वी स्क्वायर मिलेगा। तो x बराबर कितना आएगा, ये आएगा एम वी स्क्वायर अपॉन 2f। यस और नो? तो मैंने बोला सही बात है। अब यहां से देखो क्या होता है, यहां से मैं कुछ चीजों के बारे में रिलेशन डेवलप कर सकता हूं। यहां से मैं कुछ चीजों के बारे में रिलेशन डेवलप कर सकता हूं। और वो रिलेशन क्या है, मान के चलो हमारे पास में दो कार हैं। मान के चलो हमारे पास में दो कार्स हैं और दोनों कारों को सेम फोर्स लगा के रोकना है।
ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। लेट्स से हमारे पास में दो कार है, ये कार नंबर 1 हो गई, ये हमारे पास में कार नंबर 2 हो गई। इसका मास है m1 और ये चल रही है v1 से, इसका मास है m2 और ये चल रही है v2 से। तो भैया इसकी जो एनर्जी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर, और इसकी जो एनर्जी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? बोला सही बात है। अब यदि मैं इन दोनों कारों को मैंने लिखा इफ बोथ द कार आर स्टॉप्ड, इफ बोथ द कार्स आर स्टॉप्ड by applying same retarding force, तो क्या होगा? तो इनका जो डिस्टेंसेस का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? तो भैया देखो, मैंने अभी देखा कि यहां पर जब मैं डिस्टेंस निकाल रहा था तो x बराबर आ रहा था, कितना आ रहा था यहां पर ध्यान से देखिए, mv स्क्वायर अपॉन 2f आ रहा था। कितना आ रहा था? mv स्क्वायर अपॉन 2f आ रहा था। तो x1 बाई x2 विल बी इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर अपॉन 2f होल डिवाइडेड बाई m2 v2 स्क्वायर अपॉन 2f। सॉल्व कर लीजिए, आपके पास में आंसर आएगा m1 v1 स्क्वायर अपॉन m2 v2 स्क्वायर। क्लियर है? सो दिस इज द रेशियो x1 अपॉन x2 बराबर आएगा कितना? m1 v1 स्क्वायर अपॉन m2 v2 स्क्वायर। अब इसके अंदर में और क्या वेरिएशन ला सकता है? अब वेरिएशन ऐसे आ सकते हैं कि मान के चलो यदि कार की स्पीड सेम हो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और यदि मास सेम है तो उनके स्पीड से रिलेट करेगी। मतलब कैसे? मैंने बोला भैया देखो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है उसका रिलेशन कैसे आ रहा है। ध्यान से देखिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो रिलेशन आ रहा है x1 अपॉन x2 बराबर आ रहा है m1 v1 स्क्वायर अपॉन m2 v2 का स्क्वायर। क्या ये बात सही है? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला लेट्स से इफ both car are moving with same velocity, दोनों जो कार हैं वो सेम वेलोसिटी से चल रही हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा v1 बराबर v2। अरे क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। यदि ये बात सही है तो आप लिखोगे कि x1 अपॉन x2 जो आएगा वो आएगा m1 अपॉन m2, x1 अपॉन x2 बराबर आएगा m1 अपॉन m2। तो आई कैन से दैट स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द कार। इसका मतलब क्या है? हैवी कार will take longer distance to stop if both are moving with same velocity। प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। आपने देखा होगा कभी कभी जो ट्रक वगैरह होते हैं या कार वगैरह होती है तो उनमें बोला, ट्रक वगैरह के केस में बोला जाता है भैया कि ज्यादा स्पीड पे मत चलाओ, ज्यादा स्पीड पे चलाओगे तो टक्कर हो सकती है। और बेसिकली क्या होता है, देखो ट्रक और ड्राइवर से आपने कभी कभी सुना होगा बोलते हुए कि हैवी व्हीकल होता है तो ब्रेक नहीं लग पाते हैं। बेसिकली ब्रेक नहीं लग पाते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप जो फोर्स जनरेट करता है, जो आप ब्रेक अप्लाई करने पर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है टायर्स के बीच में, जो लाइनर लगा होता है, वो आजकल तो कैसे वो डिस्क ब्रेक चल रहे हैं बाइक्स वगैरह में, तो या कार वगैरह में भी डिस्क ब्रेक होते हैं। लेकिन बेसिकली जो पुराने जमाने के जो व्हीकल है उसके अंदर में क्या होता है, एक शू ब्रेक होता है। मतलब ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है। मैं यदि बनाने की कोशिश करूं शायद सही बन जाए। ये भी वाह, क्या बना रहा हूं मैं डिजाइन। देखो मैं बनाने की कोशिश कर सकता हूं एक, ठीक है, ऐसा एक ऐसा बना दिया, ऐसा ऐसा मान के चलो। हाँ मेरी भावनाओं को तो समझ गए होंगे ना? ठीक है, थोड़ा सा समझदारी की बातों को समझिए जरा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अभी ऐसा कुछ तो भी डिजाइन होता है, वो रबर का सा होता है, उसमें
ये घूम रहा होता है तो रुकता है, उसको घूमने से धीरे 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 रोकता है, बराबर है। अच्छा, तो यहां पर क्या होता है कि जब ट्रक ज्यादा ओवरलोडेड होता है तो वो रुक नहीं पाता है और ठोक देता है किसको, आगे वाले को। यदि आप हैवी ट्रक के कभी पीछे से गाड़ी चला रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि भैया ट्रक के रुकने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो समझदारी से गाड़ी चलाएं। कई लोगों को होती है, कई लोग होते हैं धूम बन के चलाते हैं बाइक्स को, तो ऐसे मैं लोगों को सावधान करना चाहूंगा, भैया देखो कभी भी है ना ट्रक वगैरह के आगे आप आके स्किडिंग वगैरह करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ट्रक का रुकने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है, बिल्कुल कम के बराबर है। मान चलो कार को रोकना ज्यादा आसान है कंपेयर टू ट्रक। एक ट्रक जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और एक जो कार है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो कार को आप बहुत ही इजीली रोक सकते हो, लेकिन आप एक ट्रक को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए ट्रक को इतनी आसानी से नहीं रोक पाओगे जितनी आसानी से कार रुक जाती है। क्यों? मैंने आपके सामने रिलेशन प्रूव कर दिया। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक है? ये क्या है? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसे ही हम लोग टाइम को भी रिलेट कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो टाइम को भी ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं कि भैया जो जितना ज्यादा हैवी होगा उसको रुकने में भी उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। भैया सिंपल सी बात है, ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रही है और डिस्टेंस जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसको टाइम भी क्या लगेगा? ज्यादा ही लगने वाला है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यस और नो? अब यदि हम लोग बात करें यहां पर दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, और दूसरा पॉइंट कहता है मेरे पास में कि इफ both have same mass, if both have same mass, then क्या होगा? तो आप लिखोगे x1 अपॉन x2 बराबर आएगा v1 स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर। मतलब आप कह सकते हो x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है। मतलब देखो इस पे सवाल जो बनेंगे नॉर्मल हलवा हलवा सवाल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है नहीं। इस पे आप सोच रहे हो कुछ कि बहुत ही कोई हाई फंडो चीज मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सेम सिंपल सी चीजें ही यहां पर आपके सामने आने वाली हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये है द कार हैविंग मोर वेलोसिटी, द कार हैविंग मोर वेलोसिटी will travel longer distance before stopping। रुकने से पहले वो कार जो ज्यादा रफ्तार में चल रही है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मतलब यही बात है, दो कार है, एक जैसी कार है, मान के चलो आपके पास में कौन सी कार मानते हो? होंडा सिटी मान लो। दोनों के पास में होंडा सिटी है, दोनों का वजन अब सेम हो गया, होंडा सिटी है, दोनों के ड्राइवर का वजन भी सेम है। अब एक चल रही है 50 की रफ्तार से और एक चल रही है 100 की रफ्तार से, तो 50 वाली पहले रुक जाएगी, 100 वाली आगे जाके दीवार में घुस जाएगी। बात समझ में आ रही है? यही सवाल है ये। सर ये तो हमें वैसे भी पता था। तो मैंने कब बोला कि नहीं पता था? मैंने तो नहीं बोला, बट मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि भैया ऐसी कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ रही है? अच्छा चलो ठीक है, हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। देखो मोमेंटम जो लिखा जाता है, मोमेंटम वो लिखा जाता है P बराबर m इंटू वी से, और काइनेटिक एनर्जी जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है K बराबर का हाफ m v स्क्वायर से। सही बात है? अच्छा, ये सब चीजें मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी करवा चुका हूं, लेकिन अब यहां पर वापस से कर रहे हैं हम लोग। हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो k बराबर आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m। ये एक रिलेशन आपका बहुत ही काम का रिलेशन है। k बराबर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है, k बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m का ये रिलेशन यहां पर बन के आता है। इसको आपको ध्यान रखना है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पॉइंट पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? तो मैंने बोला यस, पढ़ना ही चाहिए। ओके चलो, अब इसी के अंदर में हम लोग टाइम की बात को कैसे लेके आएंगे? हाउ टू गेट द टाइम इन द पिक्चर। टाइम को कैसे लेके आएंगे पिक्चर के अंदर में? सोचिए, टाइम को कैसे लेके आएंगे पिक्चर के अंदर में? ये तो सोचने वाली बात हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको यहां पे, कहां पे आ गया, हाँ यहां पे आ गया। तो ये यहां से हम लोग टाइम को पिक्चर में लेके आ सकते हैं। वो किस प्रकार से? तो आप जानते हैं इंपल्स मोमेंटम थियरम नाम की एक चीज पढ़ी हुई है आपने। इंपल्स मोमेंटम थियरम पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है?
मैंने बिल्कुल पढ़ी हुई है। वो क्या कहता है, फोर्स इनटू डेल्टा टी बराबर का डेल्टा पी हो जाता है। यस और नो, मैंने सही बात है। तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख दूं एफ टी बराबर का पी, एफ इंटू टी बराबर का पी लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। किसने रोका है क्या मेरे को? बिल्कुल नहीं रोका है। यहां से टी बराबर कितना आएगा, तो ये आएगा आपका पी बाई एफ। टी बराबर टाइम कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा पी बाई एफ। तो भैया टाइम बराबर आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी अपॉन फोर्स। यस और नो, मैंने बोला सही बात है। सर इसका उपयोग कहां पर किया जाएगा, तो उपयोग मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखो यहां पर एम वी वन स्क्वायर लिख रहा है, यस और नो, तो मैंने बोला सही बात है, एम वन वी वन स्क्वायर तो लिख रहा है। तो एम वन इंटू वी वन को मैं पी वन लिख सकता हूं, लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। अरे लिख सकता हूं, लिख सकता। तो जरा इस रिलेशन को देखिए, यहां पर t बराबर एम वी अपॉन एफ है, तो x बराबर देखो एम वी स्क्वायर अपॉन 2f का रिलेशन आया, t बराबर का एम वी अपॉन एफ का रिलेशन आया। तो जो स्टॉपिंग टाइम है उसका रिलेशन कैसे चलाओगे, तो भैया उसका रिलेशन चलेगा t1 अपॉन t2 बराबर m1v1 अपॉन m2v2। ध्यान से देखिए मैंने कैसे किया, अरे ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, देखो यहां पर कैसे x बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन 2f आया, तो t बराबर एम वी अपॉन एफ आ रहा है। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि भैया x1 अपॉन x2 m1v1 स्क्वायर अपॉन 2f m2v2 स्क्वायर अपॉन 2f 2f कैंसल, तो m1v1 स्क्वायर अपॉन m2v2 स्क्वायर। तो भैया टाइम के केस में क्या लिखूंगा, m1v1 अपॉन f अपॉन m2v2 अपॉन f, तो f और f तो कटने वाला है, तो मैं t1 अपॉन t2 m1v1 अपॉन m2v2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो डायरेक्टली मैंने यहां पर ये चीज यहां पर बता दी। ये पेज खाली रह गया क्या? चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही यहां पर यदि आप देखोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए जैसे मैंने ये चीज बताई है वैसे इसके लिए भी कर सकता हूं। कैसे? सोचिए आपके पास में t1 अपॉन t2 कितना आया था, m1v1 अपॉन m2v2 आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल सही बात है। अब मैंने कंडीशन लगा दी v1 बराबर का v2, v1 बराबर v2 लगा दोगे तो क्या t1 अपॉन t2 बराबर का m1 अपॉन m2 नहीं आएगा? आएगा। और यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, टाइम इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जैसे ये रिलेशन बना बिल्कुल वैसे ये रिलेशन बना दिया। आर यू श्योर? अरे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आसान रिलेशन है। यस। चलो अगला रिलेशन कैसे ले रहे थे हम लोग, यहां पर ले रहे थे कि भैया देखो t1 अपॉन t2 बराबर m1v1 अपॉन m2v2। यदि मेरे पास में m1 बराबर m2 हो जाएगा, मास बराबर आएगा, तो t1 अपॉन t2 बराबर क्या आएगा, v1 अपॉन v2। तो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आएगा। क्लियर है? यस और नो? तो सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो यहां पर ध्यान रखना x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है जबकि t प्रोपोर्शनल टू v है। यस और नो? टाइम का रिलेशन प्रोपोर्शनल में है और जो डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसका रिलेशन v स्क्वायर के फॉर्मेट में है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। अच्छा सर जी ठीक है, ये वाली बात हम लोग ध्यान रख लेते हैं। और कुछ चीजें यहां पर हो सकती है जिनको हम लोगों को ध्यान रखना है, वो क्या है वो मैं बताता हूं। देखो x1 अपॉन x2 जब आप निकाल रहे थे तो आपने निकाला था, एक काम करता हूं ऐसे नहीं लेता हूं, मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूं पहले। x बराबर था आपके पास में एम वी स्क्वायर अपॉन 2f, यस और नो, जिसे मैं हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एफ लिख सकता हूं। और टाइम आया था आपके पास में एम वी अपॉन एफ, जिसे मैं पी अपॉन एफ लिख सकता हूं। और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आया था पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये तीन रिलेशन बस मैंने यहां पर रख दिए हैं। ठीक है, ये तीन रिलेशन मैंने यहां पर आपके पास में रख दिए हैं। तो सर इन रिलेशन से आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जरा हम लोगों को बताएंगे। तो मैं बोलूंगा कि मान के चलो सवाल के अंदर में कंडीशंस डालना चालू कर देता है। वो क्या है कि भैया उसने कंडीशन डाली कि इफ both cars have same kinetic energy, दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है, तो आपको बताना है स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो। तो आप लिखोगे x1 अपॉन x2 बराबर हाफ m1v1 स्क्वायर अपॉन f होल डिवाइडेड बाई हाफ m2v2 स्क्वायर अपॉन f। यस और नो? तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, हाफ m1 स्क्वायर का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट, तो आपने लिखा काइनेटिक एनर्जी 1 और f से f तो कटेगा अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2। यस और नो? सिंस काइनेटिक एनर्जी सेम है तो आपका आंसर आएगा 1। मतलब दोनों कारें जो है, दोनों जो कार हैं वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेंगी यदि दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, समान है।
लेकिन टाइम का रिलेशन दे दिया तो कैसे करोगे? तो भैया आपको लिखना पड़ेगा यहां पर, देखो रिलेशंस में डिराइव करके दे रहा हूं, आप भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। T1 अपॉन T2 बराबर M1 V1 अपॉन F1 को छोड़ दीजिए M2 V2। अब इसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं बोला सही बात है। देखो M1 V1 का मतलब तो ये है P से रिलेटेड कर रहा है, मैं बोला सही बात है। तो कैसे रिलेट किया जाए? तो देखो यहां पर M1 V1 का मतलब है P, और P का मतलब यहां पर देखिए, P का मतलब हो सकता है अंडर द रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? बिल्कुल सही है। तो आप लिखोगे अंडर द रूट ऑफ 2m1 काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2m2 काइनेटिक एनर्जी 2। यस और नो? लेकिन देखिए काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, तो आपका आंसर आएगा अंडर द रूट ऑफ m1 अपॉन m2। स्टॉपिंग टाइम का जो रिलेशन है, मतलब T विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m। तो हर केस में अलग आंसर आ रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना कि कौन सी चीज दी गई है। मैंने क्या बोला यहां पर? कंडीशन क्या लगाई है? इफ बोथ द कार्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है सेम काइनेटिक एनर्जी का सवाल दे। वो सवाल दे सकता है इफ बोथ द कार्स हैव सेम मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा? तो मैं लिखूंगा इफ बोथ कार्स हैव सेम मोमेंटम। तो उस केस में क्या लिखा जाएगा? तो जरा ध्यान से देखिए, मैं पहले T1 अपॉन T2 का कर लेता हूं। क्यों? T1 अपॉन T2 बराबर क्या है? M1 V1 अपॉन M2 V2। अब भैया दोनों सेम है, मतलब P1 अपॉन P2 दोनों बराबर है, तो आंसर आ गया 1। यदि मोमेंटम सेम है तो स्टॉपिंग टाइम का जो आंसर है वो कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस का आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो आपको लिखना पड़ेगा तभी आपके पास में आएगा। तो x1 अपॉन x2 बराबर आएगा कितना? हाफ m1 v1 स्क्वायर अपॉन f को भूल जाइए, हाफ m2 v2 स्क्वायर। यस और नो? अरे यही रिलेशन है ना? ओके, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकता हूं मैं P1 स्क्वायर अपॉन 2m1, और इसको लिख सकता हूं P2 स्क्वायर अपॉन 2m2। यस और नो? मतलब सही बात है। काट पीट के एडजस्ट कर दीजिए थोड़ा सा। तो काट पीट के एडजस्ट करोगे तो x1 अपॉन x2 कहां कितना आएगा? कई लोगों के मन में चला होगा सर ये कहां से आ गया? तो भैया देखो मैंने अभी आपको रिलेशन सिखाया हुआ है थोड़ी देर पहले। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह P स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकता हूं मैं। तो उसी बेसिस पर हाफ m1 v1 स्क्वायर को मैंने P1 स्क्वायर अपॉन 2m1 लिखा है। तो x1 अपॉन x2 देखो सॉल्व करके कितना आएगा? ये आएगा P1 स्क्वायर m2 डिवाइडेड बाई P2 स्क्वायर m1। लेकिन P1 और P2 तो सेम है, तो भैया यहां से आंसर आएगा x1 अपॉन x2 बराबर m2 अपॉन m1। मतलब क्या है? यदि कारों के लिए मोमेंटम सेम है तो भैया हैवी वाली कार जल्दी रुक जाएगी और हल्की वाली कार ज्यादा दूर जाकर रुकेगी, बशर्ते दोनों का मोमेंटम सेम होना चाहिए। तो भैया ये कुछ यहां पर कंडीशंस निकल के आती हैं जो मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आराम से समझते चलिए। ये यहां पर रिलेशन है, तो यहां से आपका बनेगा x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब ध्यान रखिए मैं क्या बोला उसको लिखिए भी। आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी में लिखते चलिए। मोमेंटम सेम होने पर, दो कार मोमेंटम सेम होने पर जिसका मास ज्यादा है वो जल्दी रुकेगी और जिसका मास कम है वो दूर जाके रुकेगी। मतलब प्रैक्टिकली सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, अ कार एंड अ ट्रक बोथ आर हैविंग सेम मोमेंटम, देन इफ द सेम retarding force is applied to stop them, then the डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई या रेशियो वगैरह ऐसा कुछ तो भी सवाल पूछ सकता है। तो किसके लिए डिस्टेंस ज्यादा आएगी? अब कार की डिस्टेंस ज्यादा आएगी बशर्ते कंपेयर टू ट्रक। बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? क्लियर है? ओके, चलो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट कंडीशन और बनती है इसके अंदर में, वो ये है कि मान के चलो ऐसा हो जाए कि भैया आपकी जो कार है वो ब्रेक ना लगाए बिना रुके। मतलब कैसे? फ्रिक्शन से रुके, मतलब ब्रेक खराब हो गए गाड़ी के ब्रेक जो हैं वो खराब हो जाएं और वहां पर फ्रिक्शन काम करने लग जाए, तो उस केस में आप क्या बोलोगे? तो भैया स्टॉपिंग डिस्टेंस तो आपके पास में हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी एफ आया था, या मैं बोलूं एक्स बराबर आया था आपके पास में एम वी स्क्वायर अपॉन 2 एफ,
और स्टॉपिंग टाइम आया था mv/f। यस और नो? अब इसको मुझे फ्रिक्शन से रिलेट करना है। किससे रिलेट करना है? फ्रिक्शन से रिलेट करना है। तो कैसे रिलेट करूंगा? तो भैया मैं लिखूंगा mv²/2f की जगह ma, m से m कैंसल तो v²/2a, और यहां पर भी आएगा तो mv/ma, तो भैया यहां से आएगा v/a, बराबर है। नाउ a इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन में कैसे रिलेशन बनता है? तो आप जानते हैं a बराबर होता है म्यू जी फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ये बन जाएगा v²/2 म्यू जी, और ये बन जाएगा v/म्यू जी। अब इसके आगे रिलेशन कैसे बनेगा? v सेम है तो भैया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जहां ज्यादा होगा वहां कम डिस्टेंस में रुकेगी, और जहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा वहां पर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके कोई भी आपकी गाड़ी रुकेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? श्योर है? तो ये सवाल यहां पर बनते हैं। अब आप यहां पर देखो, ये जो सवाल बनाने का काम है, अब ये काम कैसे करना है? तो भैया ये काम आप इजीली कर सकते हैं। जैसे मान के चलो, देखो कुछ नहीं है, मैं एक एक फॉर्मूला देखूंगा और उसी से रिलेटेड सवाल कराऊंगा, उसी से रिलेटेड क्या बनाऊंगा? सवाल बना दूंगा। जैसे मान के चलो मैंने बोला क्वेश्चन है अ कार ऑफ मास 100 kg मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड एंड अनादर कार बी जिसका मास मैंने दे दिया मान के चलो 200 किलोग्राम, और ये मूव कर रही है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड से। सेम रिटार्डिंग फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया, सेम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड, सेम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड। रेशियो ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम, बोलो कैसे करेंगे? अब सिंपल सी बात है, देखो अभी सीखा है ताजा ताजा, तो आपको रिलेशन याद है कैसे? x1/x2 बराबर होता है m1v1² तो भैया आएगा कितना? m है 100 × 10 का स्क्वायर अपॉन 200 × 20 का स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या? आंसर बोलो कितना आएगा? 0 0 0 सब कट जाएंगे, आंसर आएगा 1/8। और मैंने बोला स्टॉपिंग टाइम का रेशियो, तो ये आएगा m1v1/m2v2। बोलो आराम से सवाल बनाए जा सकते हैं, तो कितना आएगा? 100 × 10 डिवाइडेड बाई 200 × 20, तो आंसर आएगा रेशियो 1/4। बोलो आराम से बनाया जा सकता था सवाल। देखो आपके सामने बनाया है, कोई ऐसा नहीं कि मैं रटा के आया हूं, डेटा बस मेरे मन में जो आया वो डाल दिया। हो सकता है कि मैं यहाँ पे 50 और 5 लिख के कर रहा होता, वो मेरे हाथ में भी नहीं है। तो सर किसके हाथ में? जरा आपके हाथ में नहीं, पढ़ा तो आप ही रहे हो। भैया पढ़ा मैं रहा हूं, लेकिन वो तो जैसे मन में जैसे इंस्टेंटेनियस कुछ भी जो क्या बोलते हैं ऑल ऑफ अ सडन जो चीजें आ जाती हैं वही सवाल बनते हैं। ये बस आपकी प्रैक्टिस पर रिक्वायर्ड सवाल है। ये मान के चलिए एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, डेटा अपने मन से डालना है। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे एवरेज वेलोसिटी के सवाल बनाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही सवाल हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोगों से ये सवाल इजीली बनने लगेंगे। क्लियर है? आर यू श्योर इनफ? यहां तक कोई परेशानी है क्या? एक बार हम लोगों को इन चीजों को रिकॉल कर लेना है जिससे हमारा काम यहां पर खत्म हो जाए, फिर हम लोग अपने नए टॉपिक की ओर मूव ऑन कर सकते हैं। देखो ये आज के टॉपिक को शुरुआत किया है हम लोगों ने कहां से? पावर से। कहां से शुरू किया? पावर से। पावर को डिफाइन किया है रेट ऑफ डूइंग वर्क। एवरेज पावर को डिफाइन किया गया है डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, या बोले वर्क डन पर यूनिट टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर को dw/dt से लिखा जाता है। dw/dt से हम लोग इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। वर्क का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, d/dt लिखते हैं। मैंने बोला यदि फोर्स कांस्टेंट हो तो आई कैन राइट f वेक्टर डॉट ds वेक्टर बाई dt वेक्टर। ds/dt का मतलब होता है वेलोसिटी। तो भैया कांस्टेंट फोर्स और कांस्टेंट वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपका इंस्टेंटेनियस पावर प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो P बराबर का dw/dt, तो यहां से मेरे दिमाग में d/dt से आता है निकल के स्लोप, तो मतलब वर्क डन और टाइम का जो स्लोप होता है दैट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस पावर। फिर मैंने लिखा dw बराबर p.dt, इंटीग्रेशन किया तो मैंने यहां पर एक और डेफिनेशन बना ली कि भैया वर्क डन का मतलब एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ होता है। इस पर भी सवाल बनाया जा सकता है। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला पॉइंट क्या किया हम लोगों ने? एक सवाल लिखा
सवाल में मैंने बोला एक इंजन है 200 किलोग्राम कोयला उठा रहा है 20 मीटर गहरी खाई से 5 मिनट के ऊपर में, तो भैया यहां पर पावर का एक फॉर्मूला मैंने आपके लिए दे दिया, P बराबर mgh/T। ऐसे सवालों के लिए इसी फॉर्मूले का आपको प्रयोग करना है, तो आराम से कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। देखो मेडिकल एंट्रेंस में ऐसे सवाल पूछे जाने वाले हैं, बस कोई ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं। अब मैंने यहाँ पर एक और सवाल कराया जहां पर मैंने अमाउंट ऑफ वाटर मतलब मास के बारे में बात कर ली, तो वही सेम सवाल है, कोई ज्यादा अलग है नहीं। सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया। अब एग्जामिनर आपको यहाँ पर कहां पे घुमा सकता है भैया, मास की जगह वो अलग अलग यूनिट्स वगैरह में घुमा सकता है, तो वो आराम से किया जा सकता है। क्लियर है? कुछ यहाँ पर चीजें भी मैंने आपको रिप्रेजेंट करवा दी। आगे आ जाओ, फिर से एक सवाल कराया मैंने, यहां पर मैंने सवाल करवाया वेलोसिटी से रिलेटेड करवा के बताया कि भैया वेलोसिटी और टाइम एज अ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मैंने सवाल करा, v बराबर √2pt/m आया। अब यहां से ऐसा ही कोई और भी सवाल बन सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करवा सकता है, डिस्प्लेसमेंट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बोलेगा, या पोजीशन ऑफ द कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो भैया v को आप लिख दीजिए dx/dt और एक बार और इंटीग्रेशन कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? तो t की पावर 3/2/3/2 ऐसे करके सॉल्व कर लेना है। फिर हम लोगों ने सवाल चालू किए, वो है रिगार्डिंग द स्टॉपिंग ऑफ अ व्हीकल बाय रिटार्डिंग फोर्स। स्टॉपिंग ऑफ अ व्हीकल बाय रिटार्डिंग फोर्स, भले ही मैंने हेडिंग नहीं डाली हो, लेकिन मतलब तो मेरे कहने का वही है। मैंने बोला एक m मास की कार है जिसकी वेलोसिटी v है, और तो इसका मैंने मोमेंटम लिख दिया, इसकी मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दी। मैंने बोला ये वी वेलोसिटी चल रही है, इसको एक रिटार्डिंग फोर्स लगा के या स्टॉपिंग फोर्स से मैं रोकने की कोशिश करता हूं, तो ये x दूरी चल के रुकती है। अब x दूरी चल के रुकती है, तो भैया यहाँ पे रुक रहे हैं, तो भैया कुछ ना कुछ वर्क डन किया जाए, तो वर्क डन का मतलब होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये आ गया। इसको मैं देखता हूँ फोर्स के फॉर्मेट में, तो वर्क डन बराबर आएगा fx - 1 माइनस एफ, दोनों को इक्वल किया तो fx बराबर ये आ गया, तो x बराबर mv²/2f आ गया। अच्छा, ये मेरा डिस्टेंस से रिलेशन करवाया। टाइम से रिलेशन करवाने के लिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, F × ΔT बराबर ΔP। तो भैया देखो ये t बराबर 0 से t बराबर t में जाके कार रुक गई यहां पर, और डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो भैया देखो इनिशियली तो मोमेंटम m भी है, और फाइनल यहां पर मोमेंटम कितना आएगा, 0 आएगा, तो मैंने p लिख दिया डायरेक्टली। तो t बराबर p/f आया, t बराबर mv/f आ गया। दो रिलेशन बन गए। अब इन्हीं दो रिलेशन के ऊपर में मैं अलग अलग फॉर्मेट बना के सवाल करवाए जा रहा हूं, रिलेशन निकलवाए जा रहा हूं। ये रिलेशन क्या है भैया, ये रिलेशन है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो रेशो होता है वो होता है m1v1² और स्टॉपिंग टाइम का जो रेशो आता है वो आता है m1v1/m2v2। अब बाकी जो खेल है वो यही है कि भैया सेम काइनेटिक एनर्जी है, सेम वेलोसिटी है, सेम मास है, तो क्या स्टॉपिंग डिस्टेंसेस का रेशो आएगा और क्या स्टॉपिंग टाइम का रेशो आने वाला है, ये मैंने यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो ये कुछ छोटे मोटे से पॉइंट्स है जिनको आप लोगों को यहां पर देखना है और काम आपका होने लगेगा। मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए कब, जब वेलोसिटी सेम है तो भैया स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशो आएगा m1/m2। मतलब दो कार यदि सेम वेलोसिटी से चल रही हैं तो भैया जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा दूर जाके रुकेगी, उसको रुकने के लिए ज्यादा दूरी की रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे हवाई जहाजों के लिए क्या होता है, एक लंबे हेलीपैड की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों, वो बहुत ही स्पीड से आते हैं तो उनको रोकने के लिए ज्यादा लंबे हेलीपैड नहीं, क्या बोलते हैं, रनवे की रिक्वायरमेंट होती है। टाइम के लिए भी बिल्कुल सेम होगा, यदि वेलोसिटी सेम है तो जिसका मास ज्यादा है उसको रुकने में समय भी ज्यादा लगेगा। फिर आगे गए हम लोग, मैंने बोला यदि दोनों का मास सेम है तो भैया जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी वो ज्यादा दूर जाके रुकेगा। और टाइम के लिए भी बिल्कुल सेम, मास सेम है तो भैया टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो रुकने में ज्यादा समय लेगी। क्लियर है? पहले मास का था, अब फंडा किसका है, वेलोसिटी का है। फिर मैंने यहां पर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और इनका रिलेशन बताया है, जिसको आगे चल के हम लोगों ने इसमें यूज करना है और कुछ नहीं है। तो भैया फिर से मैंने बोला बोथ कार्स हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब यदि दो कार हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उनका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो सेम आएगा, लेकिन जो स्टॉपिंग टाइम है वो मास के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आ रही है? और सिमिलर वे में यदि मेरे पास में दो कार हैं जिनके मोमेंटम सेम है तो स्टॉपिंग टाइम सेम रहेगा दोनों का, लेकिन स्टॉपिंग डिस्टेंस बदल जाएगी और स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब यह मोमेंटम सेम होने पर जिस कार का मास ज्यादा होगा वो जल्दी रुक जाएगी और जिस कार का मास कम होगा वो ज्यादा दूर जाके रुकेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहां से हम लोगों ने फ्रिक्शन वाला लास्ट में कर लिया, जो ये दो फॉर्मूले हो गए, स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग
टाइम का। डायरेक्ट सवाल बनेगा, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेडिकल के बच्चे हो तो हमको डायरेक्ट सवाल आएंगे, सीधा फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर निकालना है। तो या तो आप इसको प्रैक्टिस से बना लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार घसेंगे तो अपने आप बाय हार्ट हो जाएंगी चीजें और फिर आप इजीली अप्लाई कर पाओगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बस ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला लगाना है। उसने एनर्जी सेम बोला है, वेलोसिटी सेम बोला है, मोमेंटम सेम बोला है, मास सेम बोला है और कि कुछ भी सेम नहीं बोला है। दूसरी बात, उसने स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए पूछा है या स्टॉपिंग टाइम के लिए पूछा है। बस इतना सा खेल है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? सो इसी के साथ में हमारा यहां पर एक सवाल और कर लिया हम लोगों ने और आज का सेशन हम लोग यहां पर अभी समाप्त कर सकते हैं क्योंकि समय सीमा जो हमारी है वो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। क्लियर है? तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए